बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी वर्ल्ड कप का अब सेमीफाइनल मैचेस खेले जाने हैं और इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दोनों मद्द मुकाबिल होंगे। टीमें सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम है आईसीसी 2023 की चैम्पियन बनती है, ये सब कुछ चंद दिनों में 19 तारीख को फैसला हो जाना है। उससे कबल अगर बात कर लें हम अपनी कौमी टीम के हवाले से, कौमी टीम वतन पहुँच चुकी है और फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो साबका क्रिकेटर्स हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। कुछ खिलाड़ियों के बयानात भी आ रहे हैं और फिर साथ साथ है कौमी टीम के जो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे फास्ट बॉलिंग के, वो भी अब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। नए बॉलिंग कोच का अब यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है रखने का सिलसिला जारी रखे हुए और अब मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। ख़ासकर अगर हम देखें तो उमर गुल का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है कि कौमी टीम की फास्ट बॉलिंग के कोच के तौर पर नुमाया होंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनकी मुलाकात है साबका क्रिकेटर यूनुस खान से हुई, मोहम्मद हफीज़ से हुई, सोहेल तनवीर से हुई। तो अब सोहेल तनवीर अगर मुलाकातें में शामिल नज़र आ रहे हैं ज़का अशरफ के साथ, तो फिर अब ऐसा लगता है कि दो खिलाड़ियों के दरमियान साबका मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान कोचिंग के हवाले से फास्ट बॉलिंग के, जिसमें अब सोहेल तनवीर और साथ साथ उमर गुल भी शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यकीन इसका फैसला चंद दिनों में ज़रूर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, उन्होंने जो बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जिसके सरबराह के तौर पर सिलेक्शन कमेटी के तौसीफ अहमद थे, जूनियर के लिए वजाहतुल्लाह वास्ती थे, उन्हें भी अब उनके अहदे से भी फारिग कर दिया गया है। तो यकीन अब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब करेगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरे ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहाँ टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे शो पे मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद है काशिफ फारूकी साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इन दोनों से मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की जो बोर्ड के सरबराह हैं, जो साबका क्रिकेटर्स से जो मुलाकात कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और कराची में मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जो है मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया जा रहा है, तो उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ चलते हैं और क्रिकेट, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैचेस खेले जाने हैं, तो सबसे पहले सेमीफाइनल पे थोड़ी सी बात कर लें, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबका खिलाड़ियों की जो मुलाकातें हो रही उस सिलसिले में भी जाफ़र साहब से बात करेंगे। सबसे पहले तो जाफ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। सेमीफाइनल का आगाज़ होने वाला है। इंडिया की टीम है पहली दफ़ा ऐसा है कि वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीत कर जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। जिस कारकर्दगी है इंडिया की टीम को, ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम फेवरेट करार दी जा रही है इस वर्ल्ड कप 2023 की चैंपियन बनती दिखाई देगी। देखिए, चैंपियन बनती दिखाई देगी तो फाइनल में फैसला ही होगा और सेमीफाइनल उससे पहले एक बड़ा मरहला है जिसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन टीम को कि उसने अपने तमाम मैचेस लीग के जीते हैं और उसमें सेमीफाइनल में रसाई हासिल की और सबसे पहली टीम भी गालिबन वही थी। तो मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड भी उन्होंने इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में बनाया है। एक रिकॉर्ड भी बनाया है, दूसरा ये कि रिकॉर्ड तो कई बनाए हैं और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपने क्रिकेट को 3 साल 4 साल चलाया है, खिलाड़ी निकाले हैं और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है कि हमारे मुल्क में अगर ये टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए हमारे खिलाड़ी प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। इवन ये कि प्रॉपर तरीके से तैयार हो, आप देखें कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए, कुछ खिलाड़ी उनका रिप्लेसमेंट कैसा है उसी तरह का मुतबादिल भी रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपके पास अगर कोई खिलाड़ी फ्रंट पे है तो उतना ही अच्छा खिलाड़ी बेंच पे भी बैठा हुआ हो, तब मुकाबले का रुझान भी बढ़ता है और खिलाड़ियों में जो है ना वो कंपटीशन का इजाफा होता है। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से पूरा एक जो टीम वर्क है उनका उन्होंने बनाया हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा। आप कहीं भी किसी भी शोबे में देख लें, विकेट कीपिंग में देख लें, आप ओपनिंग बैटिंग में देख लें, आप बैट्समैन में देख लें, आप बॉलर्स में देख लें, स्पिनर्स में देख लें, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कोई खामी रह गई हो या कोई कमी रह गई हो। तो इंडियन टीम एक प्रॉपर तरीके से उतरी है। और अगर मैं बात करूं, मवाजना करूं कि साउथ अफ्रीका भी उससे कम नहीं है। साउथ अफ्रीका भी बड़ी बैलेंस टीम है, सिर्फ पेपर पे नहीं है बल्कि दिखाया है उसने, अपने करके दिखाया और वर्ल्ड कप में इस टाइम सेमीफाइनल खेल रही है। तो इन दोनों के दरमियान मेरे ख्याल में जो मुकाबला होने वाला है वो फाइनल में देख रहा हूँ इन दोनों टीमों का, क्योंकि न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा इंडिया को और यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें जाफर साहब, तो बड़ी बुझी बुझी नजर आई थी शुरू में, लेकिन जिस तरह कमबैक
क्रैक किया उसने और फिर सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। जिस तरह बैटर उनके फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, पहले ये होता था कि हम देख रहे थे कि बाकायदा तौर पर उनके जो बैटर से मुकम्मल तौर पर फॉर्म नहीं थे, जब फॉर्म में आए तो ऐसी फॉर्म दिखाई कि सब उनके सामने जितने बॉलर थे बेबस नज़र आए। वही बात है ना कि देखें, जब रिदम एक आ जाता है कंपटीशन में, आपको सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके बैट्समैनों का और आपके बॉलर्स का जो है ना वो यकजा होकर खेलना। आपका अगर टीम प्लान जो होता है और ख़ास तौर पे आपके जो है ना वो रिदम एक बन जाता है टीम में, तो मेरे ख्याल में कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी, अब जिस तरह मैक्सवेल का रिदम बना था, आपने देखा अफगानियों के किस तरह छक्के छुड़ाएं, तो मेरे ख्याल में ये रिदम बनना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी टीम में, किसी भी खिलाड़ी का। और हर टीम में एक या दो ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आला किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं, जो अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाते हैं। आप देख लें, अगर इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा, उसमें तो तकरीबन 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे खेलने वाले। लास्ट मैच आप उठाकर देख लें, लेकिन उनमें सब में सेंचुरियां स्कोर की उनके, वही मैं कह रहा हूँ, उनमें सब में मिसाली किरदार जो है ना वो आपका विराट कोहली का है, रोहित शर्मा का, कप्तान का है। इसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन आपका पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो आपके फ़खर जमान ने गुज़श्ता 2 मैचेस में जो है ना परफॉर्म करके अपने आप को दिखाया कि भाई हम भी इस तरीके से खेल सकते हैं, हम भी फास्ट क्रिकेट खेलने के आदी हैं। तीसरे मैच में क्या हो गया? लेकिन तीसरा देखिए वही बात होती है ना कि एक खिलाड़ी हर मैच में नहीं चलता, और लाजमी नहीं कि एक ही पे बटन डाला जाए। मैक्सवेल भी एक ही मैच में चला। आप देखें, विराट कोहली ने भी आउटस्टैंडिंग जो जितवाया है मैच, वो भी चेस करते हुए वही एक मैच अच्छा चला है। लेकिन नहीं, विराट कोहली की बात करेंगे, अगर इंडियन टीम की बात करें जाफर साहब, तो उनके हर प्लेयर्स ने मैच जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया। उनके स्पिनर्स ने अहम रोल अदा किया, उनके फास्ट बॉलर ने अहम रोल अदा किया, उनके बैटर्स ने अहम रोल अदा किया, तब जाकर वो सेमीफाइनल में पहुंची। और साथ साथ अगर देखें तो तमाम मैचेस जीतने में कामयाब रही है। देखिए शहजादा मोइन, इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका कोई क्लोज मैच नहीं हुआ, सारे मैच 1 साइडेड जीते हैं इंडिया ने। आप देख लें कितने बड़े मार्जिन से हराए हैं आपने। 365 रन, 248 रन, 7 विकेटें, 8 विकेटें, आखिरी जो कम विकेटों से हरा है वो 4 विकेटों से हरा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े मार्जिन से इंडिया जीत कर जो है ना वो पहुंचा है, तो उसका एक लेवल तो एक अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां बात हो रही है अब हमारी पाकिस्तान टीम की। आप देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान टीम का खुलासा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि कोई कहते हैं ना कि एक बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है और चेंजेस होंगी। लेकिन जो मुलाकातें चल रही हैं चेयरमैन पीसीबी की तमाम खिलाड़ियों से, जो साबिक कप्तान हैं, जो साबिक खिलाड़ी हैं, उनसे जो मुलाकातें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज भी मुलाकात हुई, यूनुस खान की मुलाकात हुई, साबिक कप्तान है हमारे। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ की, वहाब रियाज की, सुहेल तनवीर की मुलाकातों का सिलसिला आज जारी रहा। तो उसमें भी जितने अपने खिलाड़ियों ने मुलाकात की, एक ही मशवरा दिया कि बाबर आजम को कम से कम यह है कि आप वाइट बॉल से ना हटाएं। अगर आपको चेंज करना ही है तो एक टेस्ट क्रिकेट के लिए जो ना आप रेड बॉल को चेंज करें, लेकिन वाइट बॉल का कप्तान अभी भी बाबर आजम को होना चाहिए। चलें, बाबर आजम को वाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए, सब ने यही, साबिक़ क्रिकेटर्स ने मशवरा दिया, यही ज़राए अभी तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। काशिफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब है, क्योंकि अभी बात हो रही है ICC वर्ल्ड कप 2023 की, तो आप इस टीम, अब क्योंकि 4 टीमें रह गई हैं, फेवरेट किसको समझ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जीत कर जो है यहाँ से 2023 का ICC वर्ल्ड कप जीतने अभी तक जो पूरे टूर्नामेंट के खुलासा का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, मुझे जो नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल खेलते हुए नज़र आ रहा है। मगर साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस दफ़ा, मगर कहीं कहीं लैप्स है साउथ अफ्रीका में, मगर 100% जो अब नज़र आ रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ ये टूर्नामेंट ही पूरा जो है एक अरसे से सभी बोलते रहे और चैनल में भी बोलते रहे कि ये इंडिया के लिए टूर्नामेंट है, तो लाजमी है इंडिया ही जीतेगा। मगर ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है कि इस दफ़ा भी ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार चैंपियन बन जाए, मगर ये है क्रिकेट बाई चांस है, एक गेम की क्रिकेट है। हो सकता है कि पहली बार कि साउथ अफ्रीका में फाइनल खेल जाए, तो ये भी हो सकता है। मगर अभी तो मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरा तजिया कहता है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा हूँ फाइनल में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में देख रहे हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल मैच खेलना जाना है, तो आप क्योंकि इंडिया को फेवर करार दे रहे हैं, फेवरेट भी करार दे रहे हैं, फाइनल खेलती नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड को क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? इस टूर्नामेंट के अंदर देखें तो सिर्फ 1 से 2 मैच ही वो लूज़ करने में नाकाम हुई है, लेकिन ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है। देखिए न्यूजीलैंड तो नो डाउट बहुत अच्छी है, मगर यहाँ पर एज आ रहा है उनको, इंडिया को। इंडिया का क्राउड अपना है, ग्राउंड अपना है,
हर चीज़ इनके एनवायरनमेंट इनकी अपनी है, तो उनको एडवांटेज बनिस्बत न्यूजीलैंड से ज़्यादा है। हाँ, न्यूजीलैंड ने अगर पहली बैटिंग दी उनको, अगर उनको 350 325 से कम आउट करता है तो हो सकता है वो चांस पे लेकर वो चेस कर सकता है न्यूजीलैंड। मगर ये पिच के दौरान उस वक्त देखा जाएगा, टॉस के दौरान कल, के टॉस के बाद कि वो पहले बैटिंग करते हैं या पहले उनको बैटिंग करवाते हैं इंडिया को, तो ये उसके पिच के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मैच ये दोनों सेमीफाइनल बहुत अच्छे और तगड़े नजर आएंगे। चलें, ये तो आपने इंडिया और न्यूजीलैंड की बात कर ली। दूसरा सेमीफाइनल है जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है। क्योंकि पहले सेमीफाइनल की बात कर लें तो न्यूजीलैंड भी तमाम मैचेस जीत कर आती है। सबका जो अगर रिकॉर्ड्स देखें तो बड़े मैच में वो आके शायद अपनी मुसलसल कारकर्दगी को तसलसल बरकरार नहीं रख पाती है। फिर अगर हम देखें तो यही हाल बिल्कुल सेम है जनूबी अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का भी और न्यूजीलैंड का भी पूरा थ्रू आउट, और इंग्लैंड भी थ्रू आउट। आप सारे वर्ल्ड कप देखें, वो थ्रू आउट इतना ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं कि आखिर टाइम पे आके जो है ना, वो बिल्कुल उनका यानी कि बस नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। सेमीफाइनल अक्सर आप देखिए, सेमीफाइनल में जीता हुआ मैच हारे वो, ये उनकी बदकिस्मत के लिए या उनके साथ एक ट्रेंड चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मगर थ्रू आउट इन्होंने टूर्नामेंट बहुत अच्छा किया, और साउथ अफ्रीका ने वाकई में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मगर इसकी बनिस्बत, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसकी बनिस्बत क्या नाम है, साउथ अफ्रीका ज़रा थोड़ा सा कम है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत, क्यों ऑस्ट्रेलिया के पास बैट्समैन इनके 7वें नंबर तक इनकी बैटिंग लाइन है, और इनके न्यूजीलैंड के पास 5 नंबर तक बैटिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर उन्होंने कुछ ऊपर के एचेस पे कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो वो हो सकता है कि मैच निकाल दे। मगर चांस अभी भी मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही इजी तरीके से मैच जाएगा। मैच बड़ा फाइटिंग होगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया लाजमी ये फाइनल पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा। इसी पे मज़ीद जाफ़र साहब से भी बात कर लेते हैं। जाफ़र साहब, आपका रिकॉर्ड अगर देख लें तो अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचता है तो वो टाइटल जीतता हुआ नज़र आता है तकरीबन जो इवेंट्स हैं फाइनल में वर्ल्ड कप के। और ओवरऑल अगर हम देखें तो, क्योंकि मैंने जिस तरह काशिश से कहा कि न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ऐसी है कि बड़े मैचेस में आकर मुसलसल अपना तसलसल जो है बरकरार नहीं रख पाती है, तो एक बड़ा मैच है होने जा रहा है, दोनों टीमों का सेमीफाइनल है। नहीं, देखिए अभी लास्ट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें 2015 की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने 2019 के 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला, 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने फाइनल। तो आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम अब दोबारा सेमीफाइनल खेल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसकी टीम में कितने कैपेबल हैं। लेकिन इस मर्तबा जो इनका सेमीफाइनल में मुकाबला है वो है इंडिया से, और आपको मालूम है कि जितने ज़्यादातर गोरे हैं वो स्पिनर्स पे फंसते हैं, और इंडियन विकेटों पे वैसे ही न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो विकेटों पे फंस जाते हैं स्पिनर्स पे। अब यही मुकाबला है, इस वजह से एक अपर एज हासिल है इंडियन टीम को कि स्पिनर्स जो है ना वो जाल बिछा के जो है ना वो न्यूजीलैंड को, कीवीज़ को काबू करने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। उस मैच में बारिश की तवक्को की जा रही है। अगर बारिश हो गई तो रहमत जो है ना फिर साउथ अफ्रीका पे बरस रही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो हर कंडीशन में खेलने की आदी है, साउथ अफ्रीका भी हर कंडीशन में खेलने की आदी है। लेकिन अक्सर मैचेस में बारिश का सामना रहा है इस टीम को, जो कि हर मौके पे जो है ना वो होती है। और साउथ अफ्रीका अक्सर मैचेस में जो है ना बारिश 92 की अगर मिसाल में 92 में भी जो है ना वो बारिश की वजह से ही मैच जो है ना वो हारे थे। लेकिन इस मरतबा क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सेमीफाइनल की बात हो रही है जाफर साहब, तो मजीद और कर लेते हैं, क्योंकि पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में एक तरफा मुकाबला हमने भी देखा कि जिसका भी इंडिया के साथ हुआ वो एक तरफा ही मुकाबला साबित हुआ। आप सेमीफाइनल भी ऐसा लगता है आपको कि एक तरफा होता हुआ नजर आएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? क्योंकि अमूमन सब यही कह रहे हैं कि एज हासिल है इंडिया को। बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जा रही है इंडियन टीम की, और ऐसे ही लग रहा है कि सेमीफाइनल भी शायद एक तरफा ही साबित हो। क्योंकि देखिए मैंने फिर कहा कि वही जो जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है कि स्पिनर्स का जाल बिछेगा और कीवीज़ जो है ना उनके काबू में आ जाएंगे, तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो प्रैक्टिस हुई है आज और जिस तरीके से आज टीम ने एक कॉम्बिनेशन बना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे उन बातों से कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इंडियन टीम जो है ना कुछ अपने जो है ना एक स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, और उनके एक आध खिलाड़ी भी जो है ना वो भी शायद शामिल नहीं है, तो उनकी फास्ट बॉलिंग की जगह एक स्पिनर्स को और मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। मज़ीद स्पिनर को इजाफा किया जा सकता है।
काशिफ साहब, स्पिनर्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात अपने स्पिनर्स की भी कर लें। इस टूर्नामेंट के अंदर जो इस किस्म की कारकर्दगी हमारी रही है, गो कि हमने इस पॉइंट्स टेबल पे वर्ल्ड कप के 5वीं पोजीशन ज़रूर हासिल की, लेकिन कारकर्दगी अगर हम देखें तो हमारे स्पिनर्स की कोई खातिर खार नज़र नहीं है। तमाम ही टीमों के स्पिनर्स ने अच्छी विकटें हासिल की, हमारे स्पिनर्स ने 9 मैचेस में 12 विकटें हासिल की। क्या कहेंगे स्पिनर्स के हवाले से? देखिए, जैसे कि शादाब के लिए सबने यही आवाज़ उठाई है कि वो एज अ बॉलर खेल रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो ऑलराउंडर खेल रहे हैं और बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो थी बानिस्बत इनके बॉलिंग में, जिसकी वजह से इनको 2-3 मैचों में भी ड्रॉप किया गया। तो मगर जो परफॉर्मेंस इनको देनी चाहिए थी वो तवक्को पूरे कौम पे नहीं उतर सके शादाब साहब। तो इस पे यही चीज़ आ रही थी, जिसको जो शोभा मिला है, जहाँ आप पाकिस्तान की जगह आप इंडिया को भी कंपेयर करें तो इंडिया की जो स्पिनर है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, फास्ट बॉलर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और बैट्समैन ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। यही काम बिल्कुल पाकिस्तान में भी की टीम में भी ऐसे ही होना चाहिए था, मगर वो चीज़ साबित नहीं हुई। जिसको पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर के जोड़ी कह रहे थे, वो नहीं चल सके जो पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी। और तो कहने का मकसद है कि वो चीज़ बिल्कुल उलट हो गई और वो पूरी इंडिया की तरफ चलेगी। अब इंडिया की या तो वही बात है कि इससे पहले भी जाफर भाई ने और कहा है कि ये बॉल का फ़र्क रखता है। ऐसा लगता है कि कोकोपुरा की बॉल यूज़ इनके पास नहीं हो रही, कहीं और हो रही है। क्यों, आप बॉल की कंडीशन भी देखिए कि उनकी जब बॉल 30 ओवर 20 ओवर के बाद से ख़राब होना शुरू होती थी, मगर इनकी बॉल ख़राब नहीं हो रही और वही परफॉर्मेंस दे रही है, वही ब्रेक हो रही है और वही बॉलिंग हमारी पाकिस्तान की है, मगर वो इतनी ब्रेक और टर्न और स्विंग नहीं हो रही जितनी इंडियन की हो रही है। तो खैर कहीं कहीं वो लैप्स है, मगर पाकिस्तान को जो परफॉर्मेंस देनी थी स्पिनर में, तो वो चीज़ नहीं दे सके जिसको तवक्को थी पूरी कौम को। तवक्को थी। थोड़ी सी दोबारा इसी की तरफ आते हैं, सगा अशरफ की तरफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की। जाफ़र साहब, कल बड़ा अहम दिन है, ख़ासकर अगर देखें तो कप्तान बाबर आजम के लिए। कल बाबर आजम मुलाकात करने जा रहे हैं ज़का अशरफ साहब से। ऐसा लगता है कि बहुत से मशवरात, क्योंकि हमने देखा था बहुत ख़बरें आ रही थी कि बाबर के करीबी ज़राए ने कहा है कि मुख्तलिफ़ तर्ज की क्रिकेट से आप कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दें। तो आप समझ रहे हैं कल बाबर और ज़का अशरफ की मुलाकात के बाद कुछ बहुत अहम फैसले कप्तानी के हवाले से होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़रा ये कह रहा है कि कप्तानी के लिए जो है रेड बॉल ज़्यादा मौजू है बाबर आजम के लिए। देखिए, बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके बयानात सामने आए कि बाबर आजम को जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट से जो है ना वो किनारा कशी तो नहीं, खैर वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और रेड बॉल की जो है ना वो कप्तानी छोड़ के आपको वाइट बॉल की कप्तानी चाहिए, प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप है T20 का। इसके अलावा जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, ज़का अशरफ की दीगर खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कल बाबर आजम से भी मुलाकात कर लेंगे। लेकिन आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले बाबर आजम ने कहा था कि मैं अपने वालिद साहब से पूछ के बताऊँगा कि मुझे कप्तानी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। उनको मशवरा करना था, 1-2 क्रिकेटर से करना था। तो अब देखते हैं कि मशवरा अगर हो गया उनका तो कल क्या बयान देने आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई वो खुद ही छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में मशवरा ये है कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए और ये ऐसी रिवायत बरकरार नहीं रहनी चाहिए कि हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी पे जो है ना बातें शुरू हो जाएं और हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से बंदे को हटा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम ने कोई 42-43 मैचेस की कप्तानी की है और इस पूरे टेन्योर की अगर हम बात करें 2019 से लेके आज तक, तो उन्होंने जो है ना तकरीबन 44 तो मेरे ख्याल में मैचेस में उनकी कप्तानी है शायद। तो इसमें जो है उन्होंने जो उनका है जीत का वो अच्छा है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बेहतर नहीं रही तो पूरी टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, सिर्फ एक कप्तान की नहीं थी। तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि प्रेशर की वजह से कप्तानी जो है ना वो जो है ना उस पर ज़्यादा प्रेशर आ गया था, तो उनकी बैटिंग पे थोड़ा सा उसका असर हुआ। लेकिन जब यूनुस खान से हमारी बात हो रही थी कल एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो कि मेरे बड़ी क्लिक की। उन्होंने कहा कप्तानी जो है ना वो ये है कि जब आप ग्राउंड में हैं तो कप्तानी के हवाले से आपने पूरी एक प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग पे जो है ना आपने दे देना है अपने खिलाड़ियों को। लेकिन जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो आप कप्तानी हटा के अपना फुल फोकस जो है ना आपको बैटिंग पे करना होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी बैटिंग जो है ना कभी लेक नहीं करती और आप अपनी परफॉर्मेंस को और उसकी जो कारकर्दगी है उसको जारी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए कल का बड़ा अहम दिन नहीं है, मेरे ख्याल में ये नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि चेयरमैन साहब जो आए हैं अब, क्योंकि वो सिस्टम एक बनाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि फरवरी में सिस्टम ही दोबारा फिर बनाना पड़ जाए और ये चले जाएं। तो मेरे ख्याल में जब सिस्टम बनेगा तो वो 4 साल तक तो कम से कम रहना चाहिए। इसके अलावा
जो आज मुलाकातें हुई हैं, जो आज मीटिंग्स हुई हैं, उसमें पीएसएल के हवाले से भी मीटिंग्स हुई हैं। और पीएसएल जो है ना वो 8 फरवरी से आपके 24 मार्च तक खेले जाने का इम्कान है। फिर इसमें साथ साथ ये भी देखा जा रहा है जाफर साहब के दुबई में भी मैचेस के लिए फ्रेंचाइज जोर दे रही है कि वहाँ पर भी मैचेस हों। देखिए, फ्रेंचाइजीज तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैचेस हो, लेकिन जो बोर्ड कह रहा है कि वो कुछ मैचेस वहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इलेक्शन का सिलसिला चल रहा होगा और रमज़ान भी होंगे। इलेक्शन की वजह से सिक्योरिटी अदारों से भी मुलाकातें हुई हैं, उनकी बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में एक हतमी फैसला जो है ना वो कल परसों तक आ जाएगा। और अगर ये PSL आगे पीछे होता है और मैचेस अगर वहाँ पे होते हैं या यहाँ पे होते हैं, जैसा भी होता है शेड्यूल बनता है, लेकिन इसकी जो है ड्राफ्टिंग जो है ना वो 15 दिसंबर को जो है ना वो तो पाकिस्तान में ही होनी है। चलिए, ड्राफ्टिंग 15 दिसंबर को होगी। काशिफ साहब, जिस तरह मैं इनसे बात कर रहा था बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और कल जो मुलाकात होने जा रही है ज़का अशरफ साहब से, आप क्या कहेंगे? किस किस्म के अपनी तजवीज़ लेकर जा रहे हैं बाबर आजम ज़का अशरफ के पास? देखिए, जैसे कि जब ये टीम अनाउंस हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ तो पहले ही लोगों ने बहुत से आराएँ दी थी कि अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया था कि ये टीम इस मुनासिब नहीं है वर्ल्ड कप के लिहाज से, मगर करना तो उनको यही चाहिए था क्योंकि आखिरी टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया। और बाकी सबकी दूसरे दुनिया की दूसरी टीमों ने अपनी 4 महीने पहले 5 महीने पहले टीम तैयार कर ली थी और कुछ ने तो एक साल पहले ही माइंड बना लिया था। मगर पाकिस्तान के ये कि आखिरी टाइम पर चेंजिंग हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी कि ये जो ना वर्ल्ड कप के बाद तो बहुत सी चेंजिंग नज़र आ रही है। मगर जैसे कि जाफर भाई कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा भी ये ख्याल ये है कि कप्तानी से बार बार हटाना, ये करना, उसको मौका देना चाहिए, कम से कम 3-4 साल तो एटलीस्ट देना चाहिए। मगर आप पिछली अगर राय देखें कि विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, बड़े बड़े क्रिकेटर जब कैप्टन थे तो उन्होंने प्रेशर नहीं लिया या प्रेशर पे आ गए तो उनकी बैटिंग पे परफॉर्मेंस सही नहीं रही, तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो तब जाके उनका कंसिस्टेंसी बैटिंग पे रहा, तो बैटिंग बहुत अच्छी हुई और दोबारा आप देखें विराट कोहली दोबारा अपने फॉर्म पे आ गए। मतलब बीच में ऐसा लग रहा था कि वो इंडियन टीम से भी बाहर हो रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा बीच में। मगर अब देखें वो इतना ज़्यादा एक्टिव होगा, मुझे भी ये लग रहा है कि विराट कोहली भी, तो ये इसका वनडे और इसमें तो ये आ जाएंगे T20 में, हो सकता है ये टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। बिल्कुल, काशिफ साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जाफर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, फिर पाकिस्तान का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, उस हवाले से बात हो रही है। और साबका क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ से मुलाकातें कर रहे हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ है जो साबका क्रिकेटर है वो तजवीज़ दे रहे हैं कप्तानी के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे मज़ीद। है इस वक्त क्या ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, जो अबूरी बनाई गई थी उसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी फारिग कर दिया तमामी। क्योंकि अगर हम देखें तो तौसीफ अहमद उसके बाकायदा तौर पर सीनियर टीम के सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने थे और साथ साथ वजातुल्लाह वासी जूनियर टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो जाफर साहब थोड़ी सी इस पर बात कर लें, क्या कहेंगे? अभी चंद दिन ही हुए हैं अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई, फिर उन्हें भी फारिग कर दिया गया। देखिए, PCB जो है ना कुछ हतमी फैसला करने वाली कुछ मुशावरतें जो चल रही हैं इनके साबिक क्रिकेटर से, साबिक खिलाड़ियों से, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ फैसला कर रहे हैं। और सुहेल तनवीर को जो है ना जूनियर सिलेक्शन कमेटी का जो है ना वो चेयरमैन बनाने के जो है ना कुछ बातें चल रही हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो सीनियर्स का जो और ख़ास तौर पे जो सिलेक्शन का लिए जो चुना जा रहा है वो यूनुस खान का नाम भी सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि यूनुस खान भी अगले जो है ना आपके सिलेक्शन कमेटी के जो है ना वो चेयरमैन साबित हो सकते हैं। और PCB के साथ काम पहले भी उन्होंने किया, लेकिन अब जिस तरीके से वो आना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ यूनुस खान की, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई तो मेरे ख्याल में एक अच्छे क्रिकेटर का PCB में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं जाफर हुसैन साहब, और इसी हवाले से हमें अब हमारे से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया नईमुल हक साहब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नईम साहब, क्या कहेंगे? बड़ी तब्दीलियां होती नज़र आ रही हैं, साबका क्रिकेटर्स भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह
ज़का अशरफ से मुलाकात कर रहे हैं। और आज भी अगर हम देखें तो यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज की मुलाकात हुई है। कल बाबर आजम से उनकी मुलाकात मुतवक्को है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह अभी जाफर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सी मुलाकातों के बाद कुछ फैसले ज़राए की तरफ से आ रहा है कि सोहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबरा भी मुकर्रर किया जा रहा है, फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के मेन स्ट्रीम के लिए बाकायदा तौर पर यूनुस खान का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? पहले तो थैंक यू, और जो आपके पैनल में बैठे हैं सबको सलाम। भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छे लोग अगर आएंगे तो उससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर ही होगी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं, तो अगर अच्छे नाम आएंगे जैसे यूनुस खान है, मुझे नहीं पता सोहेल तनवीर का, आप ही लोग बता रहे हैं कि उनकी भी मुलाकात हुई है, अभी मिसबाह-उल हक भी हैं, यूनुस खान है। तो अगर यूनुस खान आएंगे तो आपको पता है यूनुस खान अपनी मतलब अथॉरिटी के साथ आते हैं। बेहतर तो ये होता कि यूनुस खान को पूरा यूथ का जो भी सिस्टम होता है ग्रास रूट का उनको दे दें, एनसीए भी उनके हवाले कर दें और उनको 4-5 साल का टाइम दें, जैसे राहुल द्रविड़ को इंडिया ने दिया था ना, पूरी अथॉरिटी के साथ। चल सिलेक्टर भी वही हो, एनसीए भी वही चलाए। अब मुझे नहीं पता उनको क्या। नहीं, मैं आपके किता कलामी से माफ़ी चाहूँगा नईम साहब। वैसे ख़बरें ये भी हैं कि उनको जो है ना ये ओहदा दे दिया जाए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में एनसी का जो है ना वो उसमें ओहदा मिल सकता है उनको ना। ये भी खबरें एक तरफ बिल्कुल उनके लिए बेस्ट यही है, क्योंकि बड़ा पैशन है उनका और वो आपको पता है ईमानदार आदमी है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर, मतलब चले डिस्टर्ब नहीं कर सकता उन्हें कोई, बड़े ईमानदार आदमी है नईमुल हक साहब आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके मरासिम भी तो बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़राए भी यही कह रहे हैं कि कल काफ़ी देर तक आपकी बात भी यूनुस खान से हुई है इसी सिलसिले में। या इस सिलसिले में नहीं हुई, मेरा उनसे कोई दूसरा वो था। ये इस टाइप की मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि क्रिकेट के मामलात में वो अपने तौर पे खुद ही कर रहा होता है। जाहिर है उनके अपने मामलात है, इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है भाई, सबसे बड़ा बैट्समैन है। नो डाउट। तो उसको जब आगे पीछे होता है तो अच्छा नहीं लगता। उसको तो टीम मतलब बोर्ड में होना चाहिए, इस टाइप के लोग होने चाहिए जो बोल्ड डिसीजन लें। तो अगर ये यूनुस खान आ रहे हैं, अपनी अथॉरिटी के साथ आ रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। और मेरे हिसाब से तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी में भी होना तो एक होनी तो दूसरी चाहिए, लेकिन उसका हेड भी जो है ना वो उसी को होना चाहिए जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड हो। शाहिद खान आफरीदी को कहाँ देख रहे हैं इससे किसी टर्नओवर के अंदर? आप कहीं नजर आ रहे हैं कि शाहिद खान आफरीदी भी आपको इसमें नजर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदे पर? शाहिद खान आफरीदी तो मतलब वो तो उनका जो स्टेटस है वो तो चेयरमैन के बराबर है। अगर वो चाहे तो भाई उन्हीं को बुला के चेयरमैन मशवरा करता है और वो मशवरा दे के आ जाते हैं कि किन किन लोगों को रखना है, क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन में इतना बिजी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शाहिद आफरीदी कोई पोजीशन ले लेंगे तो अच्छी बात है, तो वो भी बोल्ड आदमी है, ले लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शाहिद आफरीदी कोई पोजीशन लेंगे, क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन में बहुत बिजी लेते हैं। वो जो मशवरा देते हैं चेयरमैन साहब उसको मान लेते हैं। आपको पता है वो तो अपने आर्मी चीफ से भी जाके बिल्कुल आराम से मिल लेते हैं। तो शाहिद आफरीदी का स्टेटस तो बहुत हाई है भाई। शाहिद आफरीदी का स्टेटस बहुत हाई है। कल बाबर आजम की मुलाकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ से, क्या कहेंगे? बहुत से ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ रद्द-बदल नज़र आ रहा है उनकी कप्तानी के हवाले से भी, और शायद बाबर भी कुछ तर्ज की क्रिकेट पर जो है कप्तानी से मुत्तफिक नज़र आ रहे, कुछ कप्तानी भी छोड़ना चाह रहे हैं। यार देखो, हमने 3-4 साल उस पर इन्वेस्ट किया बाबर पे ना, तो अभी बाबर के अलावा अगर आप पूरी टीम उठा के देखें तो कोई पीछे ऐसा लगता नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म कप्तान आपको नजर नहीं आएगा बाबर के अलावा। ठीक है, उसने बहुत गलतियां की, सबसे बड़ी गलती तो वो जो प्लेयर पावर है ना, वो जो एक प्लेयर पावर बनी हुई थी उसको खत्म कर दें। मेरे हिसाब से आप उसको खत्म करेंगे तो आप बाबर को कंटिन्यू रखें, या तो रेड बॉल में बाबर को रखें। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इस टू अर्ली के उसको हटा दें, किसी नए को ले आए। फिर नए को लेके आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा कोई इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। हम बहुत अरसे से 15-20 साल से जब भी हम जाते हैं तो 3-0 हार के आते हैं। तो वो जो नया कप्तान आएगा उसके लिए भी जरा मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से आप इसी को कंटिन्यू रखें। हाँ, वाइट बॉल में कुछ आगे पीछे कर लें, रिजवान है, शाहिन शाह अफरीदी है,
तो एक तो आप अपने सिलेक्शन को सही कर लें, प्लेयर पावर को खत्म करें, जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको खिलाएं। तो उसमें बेहतर यही होगा कि आप बाबरी को मौका दें, बाबरी को कंटिन्यू रखें। वाइट बॉल में बाबर से बात करके आप किसी दूसरे को कप्तान बना दें। साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे जाफर साहब से, क्योंकि प्लेयर पावर की बात हो रही है तो जाफर साहब से भी बात कर लें। जाफर साहब, अब आपको लगता है कि क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद ऐसा लगता है कि प्लेयर पावर भी ख़त्म होती नज़र आ रही है? देखिए, बात यह है कि ये अभी जितने प्लेयर्स हैं इनको अभी 3-4 साल ही हुए हैं टीम में सेलेक्ट हुए हैं, तो प्लेयर्स पावर तो एक अजब से अलग से बात है, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस होती है तो प्लेयर की पावर आती है। अब जब परफॉर्मेंस ही नहीं रही तो उसमें पावर कहाँ से आएगी? तो मेरे ख्याल में जब पहले परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उसके बाद खिलाड़ी अपनी बातें मनवाता है, उसके बाद अपने आप को दिखाता है कि भाई मेरे अंदर भी कुछ इस तरह की पावर है जो सियासी पावर कहलाती है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में। बाबर के अलावा किसकी परफॉर्मेंस थी? शाहिन अफरीदी, जो कभी चले और कभी नहीं चले। देखिए, 5 विकेट शाहिन अफरीदी ने 5 विकेट जरूर ली, लेकिन 90 रन भी दिए सबसे ज्यादा। नहीं, वसीम जूनियर की बात कर रहा हूं। हाँ, इसके अलावा अगर वसीम जूनियर की बात करें तो 2 से 3 मैच खिलवाए, वो अभी बिल्कुल ही जूनियर है ना भाई, अभी उनको आने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो प्लेयर्स पावर तो उस टाइम होगी जब आप कुछ करके दिखाएंगे और उसके बाद अपने आप को मनवाएंगे। वर्ल्ड कप से कबल आप समझ रहे थे कि प्लेयर्स पावर था टीम के अंदर? देखिए, मैं इसमें इसलिए वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता, फिर वही बात करूंगा, जब तक कि आपकी टीम में मुस्तकिल जगह ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी पावर है इसमें? तो मकसद यही है कि आप बाबर को अगर गिराना चाह रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी हो कि आप बाबर को हटा सकें, अपने आप को मनवा सकें और फिर खुद आ सकें। यहाँ तो हर कोई जो है ना वो किसी की इतनी पावर है नहीं। चलें इसी पे काशिफ साहब से भी बात कर लेते हैं, प्लेयर पावर्स के हवाले से क्या कहेंगे काशिफ साहब? जिस तरह वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रही है, जाफर साहब भी कह रहे हैं, नईम साहब भी कह रहे हैं कि प्लेयर पावर तो अब खत्म होती नजर आ रही है। मेरे भी जरा यही बोल रहे हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मगर वो कहाँ तक सही है तो वहाँ के जो अंदर की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर जानती है। मगर ज़राए तो सबके यही कहते थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है और वो नज़र भी आया, मगर ये अथेंटिक तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि किसका ग्रुप किससे बना है, मगर पता सबको है। मगर सामने बोलते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं क्योंकि एक बड़ी चीज़ है, मगर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक नईम भाई ने कहा है कि अभी वाकई में, और जाफर भाई ने भी ये बात बड़ी अच्छी बोली है कि अभी जो ना इतनी जल्दी शफलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन देखिए कोई भी जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा अभी बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिएगा इस पे पता चलेगा बहुत सा, इनको 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे लाजमी ऑस्ट्रेलिया की पिच पे, और इस पे जो भी कप्तान बनेगा उसके लिए तो बड़ा ही मसला है, वहाँ इसको मौका देना चाहिए। हाँ, जहाँ तक टेस्ट का है, टेस्ट में तरह इसको किनारा कशी करना चाहिए, और T20 और ओडीआई में अभी बाबर आजम ही को रखना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे कोई नजर नहीं आ रहा। सिर्फ जो मुझे जो नजर आ रहा है आने वाले दौर में, मुझे मोहम्मद हफीज की झलक नजर आ रही है और बाबर आजम की झलक नजर आ रही है अब्दुल्ला शफीक में। ये देखिएगा मुस्तकबिल का कप्तान अब आप अगर किसी को बनाना हो तो किसको आप समझ रहे हैं? काशिफ साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि वो वाइस कप्तानी के तौर पर पाकिस्तानी टीम को लीड कर सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो अब्दुल्ला शफीक इज टू यंग। कप्तान तो वो होता है जिसकी टीम में जगह मुस्तकिल होती है। अब्दुल्ला शफीक नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन अभी मसला वही आ रहा है ना, एक तो ये प्लेयर पावर मैंने शायद गलत कह दिया था। वो जो हमारी टीम की दोस्तियां थी ना, 4-5 जो लड़के दोस्त थे आपस में, ये वो था। प्लेयर पावर तो बिल्कुल सही कह रहा है, प्लेयर पावर तो जब होती है जब आप परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो मैं समझता हूँ सऊद शकील है जो टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंट रन कर रहा है, टू अर्ली, अभी नया आया है, लेकिन उसने बहुत सारी जगहों पे कप्तानी की है। वो कराची का भी कप्तान रहा है, वो पाकिस्तान ए टीम का भी बहुत 3-4 दफा कप्तान रह चुका है। तो अंडर 19 की भी कप्तानी की है उसने। जी अंडर 19 का भी रहा है, लेकिन उसको इतने जल्दी कप्तान ना बनाए। अगर बाबर आजम को आप टेस्ट क्रिकेट का कप्तान रख रहे हैं तो आप एज ए वाइस कैप्टन उसके साथ सऊद शकील को ग्रूम करें 2-3 साल। अगर बाबर आजम आगे पीछे होता है कि कहीं से, तो फिर आप सऊद शकील को आगे लेके आ जाए। बाकी अब्दुल्ला शफीक को मुझे नहीं पता कि उसने कहीं कप्तानी की है कि नहीं की है, या फिर रिजवान रह जाता है। कैप्टन नहीं बात कर रहा हूं भाई, मैं एज ए प्लेयर बात कर रहा हूं। जो आएगा ना आने वाले दौर में, तो ये मुझे मोहम्मद हफीज के
और बाबर आजम की एक झलक नजर आती है बैटिंग में। मैंने कप्तानी पे नहीं बोला है, कप्तानी में सऊद शकील नो डाउट। मैं समझा आप कप्तानी को नहीं कप्तानी पे तो मैं अभी इसको बहुत टाइम चाहिए, अभी तो बड़ी मुश्किल से जो तो चांस नहीं मिला था, तो उसको चांस मिला था उसने अब जगह परफॉर्म होती हुई नजर आ रही है। अभी इसको और मजीद ग्रो करेंगे, कप्तानी को पीछे नजर नहीं आ रहा। सरफराज को रखना चाहिए था, लेकिन सरफराज को हमने क्योंकि ड्रॉप कर दिया, तो अब सरफराज लॉन्ग टर्म में मुझे नजर आता नहीं है कि उसको लॉन्ग टर्म में उसके दो साल में ख्याल और वो खेल सका है। तो वरना तो हमने सबसे बड़ी गलती जब की थी जब हमने सरफराज को हटाया था, वो हमने एक पैनिक बटन दबा दिया था, तो बस उसके बाद से फिर अब ये पैनिक में ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, सऊद शकील को आप वाइस कैप्टन बनाते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में आप रिजवान को बना दें, शाहीन शाह अफरीदी को टू अर्ली है, मैं ख्याल रिजवान उससे बेहतर चॉइस होगा। बेहतर चॉइस है, आप कह रहे हैं कि रिजवान भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है नईमुल हक साहब है कि किसी को भी वाइस कप्तानी के तौर पर ओहदा सौंपा जाए। माजी में अगर हम देखें तो शादाब को बड़ा कंटिन्यू रखा गया, रिजवान को टेस्ट मैचेस के लिए रखा गया, फिर सरफराज भी कुछ अरसे तक रहे कुछ मैचेस में। तो हमने शायद इस तरफ भी तवज्जो कहीं नहीं दी, ना ही हमने ये सोचा कि बाबर अगर कभी अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह कौन कप्तानी करता हुआ नजर आएगा टीम के अंदर। बिल्कुल सही बात है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत अरसे से हो रहा है। जब मिसबा कप्तान था तो उस वक्त भी कोई वाइस कैप्टन, कभी हफीज हो जाता था, कभी यूनुस को कर देते थे। खैर यूनुस ने तो खुद ही स्टेप डाउन कर दिया था। सरफराज के साथ जब हमने किया था तो हमें उस वक्त बाबर आजम ने जब रन्स करने शुरू कर दिए थे, कंसिस्टेंट हो गया था बाबर आजम, उस वक्त हमें करना चाहिए था कि बाबर आजम को एज अ वाइस कैप्टन रख देते, तो ये ग्रूम होता रहता। या असद शफीक को हमने थोड़े अरसे रखा था वाइस कैप्टन, लेकिन उसको हमने ड्रॉप करके आज तक हमने उसको पूछा भी नहीं, हालांकि वो इतना परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो असद शफीक की जगह बनती है, ऑस्ट्रेलिया में वो हमेशा अच्छा खेलता है। चले कप्तानी की दौर की एक और कप्तान की बात कर लूं, जो कराची किंग्स की कप्तानी करते नजर आए अहमद वसीम है। क्या समझते हैं कि अगर टीम में उनकी जगह बनती है तो उनको किसी ओहदे पर है, क्योंकि बात हो रही है बाबर आजम की, तो वाइस कप्तान के तौर पर अहमद आजम को कैसे देख रहे हैं? अहमद वसीम को, सॉरी। असल में अहमद वसीम जो है वो लिमिटेड क्रिकेट खेलता है ना सर, वो तो T20 और वनडे अगर आप देखेंगे तो वो कर सकता है, लेकिन और अभी वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा। वो कहता है कि मैंने डोमेस्टिक लास्ट टाइम खेली थी तो मुझे कंसीडर नहीं किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपको कंसीडर नहीं किया गया, आप खेलो, तो आप टीवी में बैठ के कमेंट्स तो कर रहा हो, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस देके दोबारा से टीम में आना है, तो आप खेलो। चले खेलने की बात हो रही है तो एक और कप्तान का नाम ले लेता हूं, वाइस कप्तानी कुछ मैचेस के लिए उन्हें भी मिली, शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? शान मसूद तो परफेक्ट कैप्टन है, जहाँ टेस्ट क्रिकेट में तो शान मसूद को बना दें, वो आगे लॉन्ग टर्म भी चलता रहेगा, उसको तो परफेक्ट है, उसको होना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से और फिर पाकिस्तान कप के अंदर भी बड़ा जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस जारी है इस वक्त। मसला यही होता है ना, जब वो इम्प्रूव हो गया, जब उसने अपने आप को इतना अच्छा कर लिया तो आप उसको ड्रॉप कर देते हो। अभी आपने वर्ल्ड कप की टीम से उसको क्यों ड्रॉप किया था, मेरी तो ये समझ में नहीं आया था। शान मसूद की जगह बनती थी, शान मसूद नहीं भाई, बात ये है कि देखे ना, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम कहते हैं लोबीज काम कर रही हैं। तो जब लोबीज काम करेंगे तो फिर वो कैसे किसी दूसरे को कप्तान बना देंगे, कैसे दूसरे को आप टीम में शामिल कर देंगे, क्योंकि उसमें अहलियत है। आपको पता है कि जिस तरीके से उसने कप्तानी की है, अपने फ्रेंचाइज की भी कप्तानी की है, तो उसमें अहलियत तो है कि भाई वो शान मसूद कप्तानी कर सकता है और अच्छी कर सकता है, और खिलाड़ी भी अच्छा है। इवन ये कि उसके लैंग्वेज का भी मसला नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, और कम्युनिकेशन का भी मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो लॉबीज हैं ये कभी आने देंगी उनको टीम में? देखिए ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो हाईली एजुकेटेड भी है, जो बहुत काउंट होती है। तो आप कहीं जाते हैं तो ये चीज बहुत काउंट होती है, और बड़ा अच्छा कप्तान है, बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको कप्तान बनाएंगे, उसको तो आप वनडे का भी बना सकते हैं, वनडे का और टेस्ट टीम का उसको आप कप्तान बना सकते हैं। T20 का आप रिजवान को बना दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो 3-4 लोग नजर आ रहा है उसमें शान मसूद भी है, तो आप शान मसूद को कप्तान बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, टेस्ट टीम का और इवन वनडे का। वनडे तो अब हमारे 1 साल तक तो हमारे कोई वनडे है ही नहीं, और फ्यूचर में आप देखिएगा कि अब ये वनडे क्रिकेट जो है, या खाली या तो ये 40 ओवर की कर देंगे या बहुत कम कर देंगे, खाली T20 और टेस्ट क्रिकेट चलती रहेगी।
नहीं, मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वनडे तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से वर्ल्ड कप चल रहा है, वो इसमें जितने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, वनडे नहीं मुझे लगता है कि ख़त्म करेंगे या 40 ओवर करेंगे। मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। इवन ये कि सर विवन रिचर्ड ने भी ये बात की है अपने कॉलम में कि टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो बहुत कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में नईम भाई, एक चीज़ जो हमने देखी, जिस तरह आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में कप्तानी का मसला है? कप्तान की वजह से टीम सही नहीं खेलती या तमाम खिलाड़ी कप्तानी चाहते हैं? पाकिस्तान की कप्तानी करना तो एक प्राइड होती है ना, हर आदमी चाहता है कि वो कप्तान बने और ये बहुत बड़ा एजाज होता है। लेकिन मसला ये होता है कि पीछे से अगर आपके बैकअप में कोई, जैसे सिलेक्शन कमेटी आप बनाए, उसमें ऑनर्स लोगों को लेके आए, उसमें मुनाफत ना हो, ईमानदारी से सिलेक्शन हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसमें सारी चीजें काउंट करती हैं। और कोच का, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इन तीनों में आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। किसी को किसी के डोमेन में नहीं आना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप शाम को बैठे हैं तो तीनों साथ मिलके बैठे हैं, वो बताए कि बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है, बैटिंग कोच बताए कि बैटिंग में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डिसीजन हेड कोच का होना चाहिए। डिसीजन हेड कोच का होना चाहिए। नईम साहब आप कह रहे हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी अब बयान दे रहे हैं, जिस तरह अभी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने इस्तीफा दे दिया, और अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो भी सरबराह की जानिब से, वो भी ये कह रहे हैं कि अब जो गैर मुल्की कोचेज हैं उनको भी शायद फारिग करने की इत्तलात हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। उनको इतनी बड़ी बड़ी आप सैलरी देते हो, आपके पास इतने बड़े बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। आप क्या जरूरत है कि आप बाहर से सारे कोच ले आए? सबसे बड़ा फिर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ तो सारे लड़के इंग्लिश को इतनी अच्छी अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप अपने लोकल लोगों को रखें। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे साबका क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। नईम उल हक साहब भी हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट थे। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। नईम उल हक साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास साबका क्रिकेटर्स की भरमार है, जो लेजेंड है, अगर उन्हें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ ओहदे पर फाइज कर दिया जाए तो वो अपने तजुर्बे से पाकिस्तान टीम को एक दफ़ा फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते क्योंकि कराची के शहर की बात हो रही है, तो कराची में अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 70 स्कूल्स इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे थे। साथ साथ 8000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शरीक थे और 16 गेम्स से पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराए गए और कुछ नए गेम्स भी इसमें मुतारिफ़ कराए गए थे इस इवेंट के अंदर। तो इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्फ़ा कॉलेज में और यहाँ पर स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया। इस स्पोर्ट्स गाले के अंदर 8000 से ज़ायद एथलीट्स शिरकत कर रहे थे, 16 गेम्स रखे गए थे और शहर क़ायद के अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो बहुत कम है, तालीमी इदारों में नज़र आती है। लेकिन जिस किस्म का इन्होंने परमिशन दिया, ख़ासकर इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पर वो बच्चे आए और इस परफॉर्म पर यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पर अपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाएँ। तो यकीनन हमारे साथ इस वक्त काशान साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस फेस्टिवल के हवाले से। काशिन साहब क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त रहा और अच्छा इवेंट करार दिया जा सकता है शहर क़ायद के लिए। देखें, हम लोग का स्पोर्ट्स को लेकर ये दिमाग में है कि स्पोर्ट्स के बगैर जो है ना एजुकेशन इनकम्प्लीट है और वो एक होलिस्टिक चीज़ देती है बच्चों को, और यही कोशिश की जाती है कि हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स का मौका दें और उनकी जो एनर्जी है वो खेलों की तरफ लगे, ना कि कोई और नेगेटिव चीज़ों की तरफ। अच्छा सर, ये भी बता दें, इसमें जिस किस्म के बच्चे आपने देखा, बड़ा टैलेंट नज़र आया तमाम ही गेम्स के अंदर, और इसमें हमने देखा 2-3 गेम से मज़ीद आप लोगों ने ऐड किए हैं। क्या आगे की तरफ भी मज़ीद जो मुख्तलिफ गेम्स खेले जाते हैं उनको ऐड करने का है? देखिए, हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम जो भी चीज़ ऐड करें वो इस तरह ऐड करें सो दैट कि वो चीज़ को हम संभाल सकें। हमने स्टार्ट किया था 5-6 गेमों से, अब वो 16 गेम पे आ चुका है। तो हम लोग का हमारा जो बेंचमार्क होता है, क्योंकि देखिए इस वक्त कराची का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, स्कूल कॉलेज लेवल पे, तो हम लोग का जो कंपटीशन होता है वो अपने आप से ही होता है कि अगर इस साल 8000 बच्चे हैं
16 स्पोर्ट्स हैं, 70 स्कूल आए, अगले साल क्या करना है। तो हम लोग उसको बेंचमार्क बना के आगे सोचते हैं, हमें लालच होती है कि ज़्यादा बच्चों को खिला दें, ज़्यादा स्पोर्ट्स खिला दें, सो दैट के ज़्यादा स्पोर्ट्स में और ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन हो सके। अच्छा, ज़्यादा बच्चों की और ज़्यादा स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कौमी खेल हॉकी को बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। अब देखें तो हॉकी भी मॉडर्न हो गई है, 5 ए साइड खेली जाती है। इतना स्पेस ज़रूर है यहाँ पर कि 5 ए साइड हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद हो सकता है। देखें, अभी हमारे पास भी एक ओलंपियन भी आए हुए थे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में, तो उन्होंने भी हमसे यही शिकवा किया कि हॉकी क्यों नहीं है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल कम से कम एक शॉर्ट फॉर्मेट का हॉकी का टूर्नामेंट भी साथ साथ करें इंशाल्लाह। बिल्कुल है, कशन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना यही था कि कौमी खेल को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब इवेंट होगा तो यकीनन कौमी खेल को हम इस टूर्नामेंट में ज़रूर मौका फराहम करेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि कौमी खेल से जो बच्चे निकलेंगे हॉकी के लिए, वो पाकिस्तान का दुनिया भर में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए हॉकी के लिए सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में लहराते हुए नज़र आएंगे। जी।